हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, पूरा हौसला के साथ और बुलंद हौसला के साथ अपना तैयारी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हौसला पस्त होगा तब आपकी तैयारी भी क्या होगा, पस्त होगा। कभी हार मत मानना और ये आप सोचना है कि आपको सफलता लेना है तो लेना है। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की चंद पंक्तियों के साथ आज का हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। ये 80 साल की उम्र का मुगल बादशाह, आपको पता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। आज जब वो हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में गिरफ्तार हो जाता है तो हडसन पूछता है, उससे कहता है शेरो शायरी के अंदाज में, सोचिए एक 80 साल का बुजुर्ग मुगल बादशाह को इतना जज्बा और जुनून था। वो क्या कहता है हडसन उससे कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो तुम जान की, ऐ जफर बुझने लगी है तेग हिंदुस्तान की। तो सोचिए चारों तरफ से मुगल अंग्रेजी सेना से घिरा हुआ बहादुर शाह जफर कहता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक गुंजेगी तेग हिंदुस्तान की। दोस्तों, जब ये 80 साल के बुजुर्ग में इतना जोश हो सकता है एक मुगल बादशाह में, जो अपने देश के लिए घिरा हुआ है दुश्मनों के बीच में, फिर भी वो देश के लिए हार नहीं मानता है। और आप तो 20, 25, 26 साल के क्या है, नौजवान है, तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हो मेरे भाई? तो मन में जज्बा रखना कि इस बार लेना है तो लेना है। राजगीर ट्रेनिंग सेंटर दरोगा के लिए जाना है तो जाना है, और गया में बीपीएससी पदाधिकारी का ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग में जाने के लिए बीपार्ट जाना है तो जाना है। बस ये हौसला के साथ तैयारी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगाज करते हैं। कहता है कि तीसरा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर यहाँ से बौद्ध और जैन से बिहार के एग्जामों में आते रहते हैं। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर बताइए। तीसरा बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है तो याद रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगति का आंसर क्या होगा? अशोक। आपको पता है दोस्तों, आपको पता ही होगा 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, याद रखिएगा। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है, याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई है, जो प्रथम बौद्ध संगति, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, राजगीर में हुआ है। और इस समय कौन थे शासक? याद रखिएगा, अजात शत्रु, हर्यक वंश का शासक थे, बिंबिसार का बेटा थे। याद रखिएगा, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इस समय जो आपके अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। तो इसको आप याद करके रखिएगा। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है दोस्तों, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है, ये सभी याद करके रखिएगा रिवीजन में, ठीक है। जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, याद रखिएगा, ये कहां पर हुआ है? वैशाली में। और शासक कौन थे? कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक। तो इसको भी याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, सब्बाकामी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। तो ये भी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ है, तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ है मेरे भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ है, याद रखिएगा, ये कहां हुआ है? तो पाटलिपुत्र में हुआ है। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में। और इस समय शासक कौन थे? तो महान मौर्य शासक अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुतिस। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में आते जाते रहते हैं, बिहार के एग्जाम चाहे किसी भी एग्जाम में। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, चौथा बौद्ध संगति दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि जो चौथा बौद्ध संगति हुआ है मेरे भाई, ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। याद रखिएगा, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क। याद रखिएगा। अगर अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, अश्वघोष। तो इस तरीके से आपको चारों बौद्ध संगति को याद रख लेना है कि प्रथम किसके समय? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगीर में अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली, शासक अशोक, अध्यक्ष सभाकामी। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुतिस। बौद्ध संगति चौथा कश्मीर के कुंडलवन, कनिष्क। याद रखिएगा, वसुमित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अशोक। अगर पूछेगा, याद रखिएगा, राजगीर में सप्तकर्णी गुफा है। सप्तकर्णी गुफा में जो, याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। बहुत डिटेल में गया तो यहां से पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बताइए? यानी कि लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा। लाल बाल पाल में कौन अध्यक्ष बने? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में तो आप समझ रहे हो ना, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गरम दल के नेता रहे और उसमें से एकमात्र जो है अध्यक्ष बने हैं कौन? कांग्रेस के लाला लाजपत राय। कब बने हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्त 1920 में, अगस्त 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, अगस्त 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। और यहीं पर अध्यक्ष बने थे कौन? लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिएगा, जो अगस्त 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, यहीं पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, जो कांग्रेस का ये जो आप देख रहे हो कि विशेष अधिवेशन, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कभी भी किसी भी महीने में हो जाता था, लेकिन उसका जो रेगुलर अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जो नॉर्मल अधिवेशन हुआ, वो नागपुर में हुआ। कहां पर? नागपुर में। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, राघवाचारी थे। और यही नागपुर में जो नॉर्मल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पारित। अगर पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कहां रखा गया, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और कहां पर पारित किया गया? तो दिसंबर 1920 में नागपुर में, अध्यक्ष से राघवाचारी। और यहां पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्त? पारित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक का याद रखिएगा एक पत्रिका है, याद रखिएगा, मराठा जो है ये अंग्रेजी में है। और किसका है? तिलक साहब का। ठीक है। और केसरी भी तिलक साहब का पत्रिका है, और ये मराठी भाषा में है। ठीक है, तो ये दोनों पत्रिका, मराठा और केसरी, किसका था? तिलक साहब का। और एक और याद रखिएगा, इनका लाला लाजपत राय का एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। इसको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है, या अनहैप्पी इंडिया किसका पुस्तक है? तो याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको जो है पंजाब का शेर भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था दोस्तों? पंजाब का शेर। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी में आया हुआ भी प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो क्या मारिएगा आपको? इल्तुतमिश। याद रखिएगा। कैसे? आपको पता है सर कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जो है ये किसके याद में या किसकी प्रेरणा पर ये बनाया गया था? तो बख्तियार खाकी। याद रखिएगा, बख्तियार खाकी के प्रेरणा में, याद में, बख्तियार खाकी के प्रेरणा से इसको निर्माण किया गया था। और याद रखिएगा, जो कुतुब मीनार है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रभावित होकर इसको बनाया गया था। यानी कि अफगानिस्तान में एक जाम मीनार है, उसको ऐबक ने देखा और देखकर बोला कि नहीं, भारत में भी हम ऐसा क्या करेंगे, मीनार बनाएंगे। तो पूछेगा किसकी प्रेरणा से कुतुब मीनार को बनाया गया था? तो अफगानिस्तान के जाम मीनार के प्रेरणा से इसको बनाया गया था। और इसका निर्माण कार्य शुरू किसने किया? इसका निर्माण, इसका जो पहला तल्ला है दोस्तों, जो पहला तल्ला है, याद रखिएगा, यह पहला तल्ला किसने बनाया? तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसको याद रखिएगा। और दूसरा और याद रखिएगा, दूसरा और तीसरा तल्ला,
दूसरा जो है और तीसरा तल्ला जो है याद रखिएगा इसने बनवाया। तो याद रखिएगा दूसरा और चौथा, सॉरी दूसरा जो है दूसरा और चौथा तल्ला, दूसरा से चौथा तल्ला बनवाया इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। फिर क्या होता है कि वज्रपात होता है, बिजली गिरता है तो इसका चौथा तल्ला टूट जाता है, तो गलती से चौथा तल्ला के साथ साथ चौथा और पांचवा तल्ला बनवा देता है। याद रखिएगा कौन, तो आपका कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो इतने लोग जो है इससे जुड़े हुए थे, फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा दोस्त, ये जो है कुतुब मीनार जो है याद रखना है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में इसको शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इससे जो है आपका एक ऐबक निर्माण कार्य शुरू करवाए थे, पूरा किसने करवा दिया था, इल्तुतमिश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में आपको प्रश्न आ जाते हैं। कौन कौन शासक इससे संबंधित है ये भी प्रश्न आते हैं। तो क्या होगा, पहला तो आपको ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल पर शामिल है। इसको भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बता दे कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश, इसके बारे में भी कुछ फैक्ट आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू किया। इक्ता प्रथा कहने का मतलब है कि वो सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दान दिया करता था। इसी को क्या कहा जाता था, इक्ता प्रथा, ठीक है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जान लीजिए कि इसने जो है टंका यानी कि ये बना होता था किसका, चांदी का सिक्का जारी किया। और जीतल याद रखिएगा, जीतल जो होता था वो तांबा का होता था। याद रखिएगा, जीतल जो होता था वो तांबा का होता था, यानी कि शुद्ध अरबी सिक्के। याद रखिएगा, शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया, तो याद रखिएगा शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश। ये काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सभी आपको याद करके रखना है दोस्तों। अच्छा, इल्तुतमिश जो था, आपको बता दे, इल्तुतमिश जो था, इसको याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का दल जिसको तुर्कान ए चेहलगामी कहा जाता था, ठीक है, जिसको तुर्कान ए चेहलगामी कहा जाता था, तुर्कान ए चेहलगामी कहा जाता था, इसका भी शुरुआत करवाया था, ठीक है। यानी 40 गुलामों का दल बनाया था इल्तुतमिश, इसको याद रखिएगा। अच्छा, हौज ए शम्सी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हौज ए शम्सी, जल को मतलब इकट्ठा करने के लिए हौज ए शम्सी। तो हौज ए शम्सी का निर्माण किसने करवाया था दोस्त, तो इल्तुतमिश। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा जुडिशियरी में, कि हौज ए शम्सी किसने बनाया था, इल्तुतमिश बनाया था। तो ये भी सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, आपसे आ जाते हैं। याद रखिएगा, बलबन के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लीजिए कि बलबन ने क्या क्या करवाया। बलबन ने रक्त और लौह की नीति, याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति लाने वाला कौन था, बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा बलबन। सिजदा मतलब होता है कि जो राजा के सामने जो है एकदम से झुककर ऐसे क्या करना, उसको अदब के सामने सलाम करना, अदब के साथ। और याद रखिएगा पैबोस, एकदम साष्टांग लेटकर उसे घुटना का चूमना, ये पैबोस होता था। तो ये सब प्रथा किसने शुरू किया, तो बलबन ने शुरू किया दोस्तों, याद रखिएगा। और जो पारसियों का जो नववर्ष होता है, पारसी का नववर्ष त्योहार, याद रखिएगा, नौरोज को किसने शुरू किया, नौरोज उत्सव किसने शुरू किया, तो बलबन ने शुरू किया। ये सब याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसने एक मकबरा बनाया, याद रखिएगा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया, तो बलबन ने बनवाया। तो इतना फैक्ट आपके लिए क्या है, जरूरी है, और इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, चूंकि इस एरिया से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों एक और चीज आपको बता देते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा, ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहने का मतलब है
कि ये लाखों का दान करता था, ये इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, इसको कुरान खान कहा जाता था ऐबक को, क्योंकि याद रखिएगा जो कुरान है, ये कुरान को पूरा याद कर गया था बहुत कम उम्र में ही, इसलिए इसे कुरान खान कहा जाता था। याद रखिएगा, इसको हतीम ताई भी कहा जाता था, क्योंकि एक अच्छा दिल का व्यक्ति था, इसलिए इसको हतीम ताई भी कहा जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हतीम ताई का उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज, याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज, याद रखिएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए कि हतीम ताई, लाख बख्श, कुरान खान किसको कहा जाता था? ऐबक को कहा जाता था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये किसका गुलाम था? ऐबक। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ये सभी परीक्षा में आपका क्या होते हैं? प्रश्न बनते हैं। इसको याद रखिएगा मेरे भाई, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। बलबन के समय एकमात्र विद्रोह किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज जान लो कि जो है आपको मन लगा के पढ़ोगे तो आपका जो है कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं हौसला के साथ और सही गाइडेंस और सही दिशा में पढ़ाई करना है, ठीक है दोस्तों। किताबों से जरूर टच में रहना है और अच्छा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है। जब किताब पढ़ोगे अच्छा से तो ये सब क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या होगा? तुगरिल खान, जफर खान, शमसुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा तुगरिल खान। दोस्तों बलबन ने रक्त और लौह का नीति लाया था, काफी क्रूरता से अपने दुश्मनों को नाश करता था, काफी मतलब जो कह सकते हो कि अपने दुश्मनों को जो है बलबन छोड़ता नहीं था। तो डर के मारे कोई विद्रोह नहीं किया, ठीक है। लेकिन एकमात्र जो था बंगाल का शासक, याद रखिएगा, बंगाल का शासक था कौन? तुगरिल खान। ये विद्रोह कर दिया। अरे बलबन के समय कोई विद्रोह नहीं हुए, यही एकमात्र विद्रोह हुआ। तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं कि भाई सब डर के मारे विद्रोह नहीं किए और यही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बलबन के समय एकमात्र विद्रोह हुआ था। वो कौन विद्रोह था? तुगरिल खान का विद्रोह। वो कहाँ का शासक था? तो बंगाल का। तो अभी हम लोग बलबन के बारे में बहुत सारा चीज जाने हैं, याद रखिएगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बलबन के बारे में और एक जान लो कि बलबन ने जिले इलाही ये कहता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, जिले इलाही। और याद रखिएगा नायाब खुदाई, ये सब इसकी उपाधि थी, नायाब एक खुदाई, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछेगा जिले इलाही किस शासक को कहा जाता था? बलबन। नायाब खुदाई, याद रखिएगा बलबन। बलबन जो था ना दोस्तों, ये अपने आप को कहता था कि मैं ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि हूं मैं, और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते हम जो कहेंगे वो जनता को क्या करना होगा? उसको मानना होगा, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो ऊपर से अल्लाह के दिया हुआ क्या है? ये क्या है? अल्लाह का दिया हुआ शब्द है। अगर आप जनता अगर मेरी बातों को नहीं मानेगी, इसका मतलब है कि वो अल्लाह के बातों को नहीं मानेगी। तो जनता स्वाभाविक है कि वो जो है इसकी बातों को मानती थी। और काफी जो है इसकी उपाधियां काफी फेमस है। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है। और याद रखना ना बॉस कि ये जो है बलबन जो है अपने आप को ईरान के अफरासियाब का वंशज मानता था। ईरान में एक वंश था अफरासियाब का सॉरी एक सेकेंड कुछ टेक्निकल आ गया, ठीक है। वंशज मानता था, अफरासियाब का वंशज मानता था। क्यों कहता था अपने आप को अफरासियाब का? अब क्यों अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था? याद रखिएगा क्यों कहता था। देखो एक चीज आप जान लीजिए दोस्तों कि ये ईरान का अफरासियाब का वंशज मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि ईरान के जो अफरासियाब लोग थे, जो वंश थे, वो काफी शानो शौकत में रहते थे और ये अपने आप को शानो शौकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इसलिए वह अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंशज से जोड़ता है और कहता है बलबन कि मैं जब भी दीनहीन और गरीब आदमी को देखता हूं तो मेरे अंदर का खून क्या होता है? खौल जाता है, मन करता है तलवार निकाल कर उनको काट दूं। तो याद रखिएगा काफी मतलब दिखावा में रहता था, काफी सोई टाइप के शासक था। तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए और ये सभी उपाधि आपके लिए क्या है?
जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। वैश्विक ऊर्जा, ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। सूचकांक से एक क्वेश्चन आने का संभावना होता है, इवन बीपीएससी में भी और चाहे कोई भी एग्जाम में आजकल सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? आईएमएफ, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो जारी करता है वो जारी करता है विश्व आर्थिक फोरम। मेरे भाई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंटली आपको कुछ बात बता रहे हैं। आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट जारी करता है, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का चीज है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है दोस्तों, ठीक है। विश्व बैंक भी एक 2-3 रिपोर्ट जारी करता है, और ये सभी रिपोर्ट को आपको लिखना होगा कॉपी पे मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत अभी कर लोगे तो कल आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो विश्व बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ईज ऑफ लिविंग, मतलब ईज ऑफ लिविंग मतलब कौन से जगह पर रहना कितना आसान है, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग। रेमिटेंस रिपोर्ट, जो विदेश में है लोग अपने देश में पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो कौन कितने देश में बाहर से पैसा आया, ये रिपोर्ट भी कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्त? तो याद रखिएगा विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सभी जो है आपको कौन जारी करता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये सभी जारी करता है आपका विश्व बैंक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग, ठीक है, रेमिटेंस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक। अच्छा, अंकटाड भी जारी करता है एक रिपोर्ट, अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ किस देश में, इसका यह रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट या विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा अंकटाड जारी करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आपको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये सब दोस्त, भूलिएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, तो ये सब आप याद करिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तो विश्व आर्थिक फोरम जारी करता है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। किस महाजनपद की राजधानी को मालिनी कहा गया है? याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? राजगिरी, मथुरा, चंपा, वत्स है ये। किस महाजनपद की राजधानी को मालिनी कहा जाता है? ये चंपा होगा। चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी है? अंग। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? तो सुरसेन। और राजगिरी याद रखिएगा मगध की राजधानी राजगिरी। तो ये सब, और वत्स जो है, वत्स एक महाजनपद है और इसकी जो राजधानी है, वत्स की राजधानी जो है याद रखिएगा कौशाम्बी है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा 16 जो महाजनपद है इसकी जो जानकारी है ये हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ, याद रखिएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्लस और किसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा जैन धर्म के भगवती सूत्र में, ठीक है, भगवती सूत्र में। दरोगा में क्वेश्चन आया था मेरे भाई कि कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। सबसे
सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। और एक और क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा है, एसएससी में शायद आया था कि किस महाजनपद में पहली बार हाथी का प्रयोग हुआ था? पहली बार हाथी का प्रयोग हुआ था युद्ध में। तो याद रखिएगा, पहली बार हाथी का प्रयोग करने वाला कौन सा महाजनपद था? मगध। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन थी? गिरिव्रज थी। कौन थी? गिरिव्रज। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिनी किसको कहा जाता था? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को याद रखिएगा। दोस्तों अगर हमारा अच्छा क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा हो तो बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको फायदा हो और साथ ही साथ आपके दोस्त यार लोग को भी क्या हो, इस क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का फायदा हो दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। कहता है किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, और ये चर्चित क्वेश्चन है कि किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय सिंह, इनमें से क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसमें से क्या होगा? बहुत चर्चित है, हमको पता है आप मार दिए होंगे, राहुल गांधी। अभी इतने बड़े कदावर नेता है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, अगर उनका सदस्यता संसद की क्या हुई है, चली गई है, तो आपसे ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है दोस्तों राहुल गांधी, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 102 का 1 में दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि संसद सदस्यों की याद रखिएगा, संसद सदस्यों की जो संसद सदस्य है, संसद सदस्यों की अयोग्यता का इसमें क्या है? वर्णन है, अयोग्यता का वर्णन है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से आधार पर संसद सदस्य अयोग्य हो जाएंगे। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन 102 के 1 में है। इसमें यह कहा गया है, एक बात इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई सांसद, याद रखिएगा, यदि कोई सांसद, याद रखिएगा, यदि कोई सांसद संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून कौन है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। और इस जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में यह कहा गया है कि यदि कोई सांसद या विधायक पर मतलब क्या किया गया हो, इस पे जुर्म साबित हो गया हो, यानी कि यदि किसी सांसद और विधायक जो है, यदि सांसद और विधायक, याद रखिएगा, यदि कोई सांसद और जो विधायक हैं, यदि इनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी या किसी भी कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे? वो जो हो जाएंगे, उनकी संसद की सदस्य क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तो उसी आधार पर 102 में ये अनुच्छेद में और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, याद रखिएगा दोनों, यानी कि अनुच्छेद 102(1) में यह कहा गया है कि संसद सदस्य जो है, अगर संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और उनके द्वारा बनाया गया कानून है लोकसभा, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, और इसमें ही कहा गया है कि यदि कोई सांसद या विधायक मतलब किसी न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा दिए जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और ये जनप्रतिनिधि का धारा 8 का 3, चूंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है राहुल गांधी, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, चूंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, काफी बड़े नाम है कांग्रेस के, अगर उनकी सदस्यता गई है तो जाहिर सी बात है कि मतलब इस पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखिए इस पे अब आगे का विकल्प ये भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर अपर कोर्ट, चूंकि वहां सूरत का लोअर कोर्ट ने उनको ये मतलब किया है कि मतलब वो दोषी हैं, तो याद रखिएगा अगर ऊपर के कोर्ट जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको दोषी नहीं मानता है तब इनका जो है सदस्यता फिर से बहाल भी हो सकता है। ये सब याद रखिएगा, जो काफी बड़ा नाम है कांग्रेस के, याद रखिएगा, एक कदावर नेता भी है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत, नई दिल्ली, अजमेर और सिकंदरा। ये अभी हाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है तो कहां पर हुआ है? याद रखिएगा दोस्तों, ये है पानीपत। पानीपत कहां पर पड़ता है? हरियाणा। दोस्तों आपको पता है ना सर कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था
3 पानीपत के युद्ध हुए हैं, ठीक है। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 1526 में हुए हैं। किसके किसके बीच में हुए हैं? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, 1556 में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, याद रखिएगा, ये 3 युद्ध। और इनका मकबरा कहाँ पर है? हरियाणा में, पानीपत में, याद रख लेना। और पानीपत से एक योजना भी शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पानीपत से हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि नुब्रा किसकी सहायक नदी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम देखे थे, तो सोचे थे चलो आप लोग के साथ शेयर किए जाए, ठीक है। श्योक, गिलगिट, काबुल, गोमल, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो सहायक नदी है श्योक की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए आपको बता दे कि यहाँ पर जो है, आपको पता है तिब्बत है, तिब्बत है, ठीक है। और तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश, कैलाश पर्वत। और यहीं पर है मानसरोवर झील, यहीं पर है मानसरोवर झील। दोस्तों यहीं पर मानसरोवर झील है और यहीं पर है बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखरचू, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सा नाम है? सिंधु नदी, याद रखिएगा। और यहाँ पर लद्दाख में एक जगह है दमचौक, ठीक है, दमचौक। और दमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है, याद रखिएगा, और ऐसे भारत से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक जगह है चिल्लास, तो इसको आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास बुखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और भारत में दमचौक लद्दाख के पास ये भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास होते हुए ये कराची होते हुए पाकिस्तान, याद रखिएगा, कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है और अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। दोस्तों अब आपको यहाँ से मेन चीज पे हमको आना है, ठीक है। वहां पे जगह थोड़ा कम है, ऐसे जा रही है, तो याद रखिएगा जैसे ही भारत में दमचौक से प्रवेश करती है तो एक नदी जो है, एक नदी जो आकर इससे मिलती है सिंधु नदी से, वो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी। आपको पता है कि सिंधु नदी इस तरीके से बहते हुए जा रही है, तो इधर से क्या होगा? दाएं से कौन सा नदी आकर मिल रही है? तो पहला नदी आकर मिल रही है सिंधु में श्योक। और श्योक में एक नदी जो है, इधर में सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है मेरे भाई? सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? युद्ध स्थल है। तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी आती है, कौन? नुब्रा, याद रखिएगा। और नुब्रा किस में मिल जाती है? श्योक में। और श्योक इस पानी को लेकर सिंधु नदी से मिलकर अरब सागर में चला जाता है। तो ये सब दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। और इधर से याद रखिएगा, इधर पाकिस्तान साइड में, ये तो भारत का है, याद रखिएगा, पाकिस्तान साइड में जब सिंधु नदी आती है तो एक नदी आती है गिलगिट, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। फिर एक सिंधु की नदी जो दाएं से आकर मिलती है, याद रखिएगा, काबुल, ये इस बार सचिवालय में भी आया था। ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं जो दाएं से आकर सिंधु में क्या करती हैं? मिलती हैं। और याद रखिएगा उसके बाद जो है कुर्रम नदी है, ये सभी पाकिस्तान में आकर सिंधु नदी से मिलती हैं। और याद रखिएगा एक है गोमल, ठीक है, याद रखिएगा। और काबुल में एक पाकिस्तान से, काबुल नदी में एक और पाकिस्तान से नदी आती है जिसका नाम है स्वात नदी। और स्वात नदी घाटी जो है, इसको पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि जो श्योक है, श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा। तो इसको आप याद रख लेना है कि ऐसे जा रही है, मान लो तो दाएं से मिलने वाली नदियों में पहला श्योक है, उसके श्योक से आकर मिलती है नुब्रा। तो नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। और ये सब नदियों को भी नाम याद रखिएगा, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल।
और ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु में पानी गिराती हैं और सिंधु नदी इनको अरब सागर में लेके चली जाती है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आपको बता दें कि सियोक नदी को मौत की नदी भी कहते हैं, सियोक को मौत की नदी भी कहते हैं, याद रख लेना है, मौत की नदी भी कहते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि देख रहे हो कि इसका जो है ढाल काफी तीव्र है, अगर एक बार यहां से गिरे तो सीधे कहां जाएगा, सिंधु नदी में, कहीं रुकने का भी जगह नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको मौत का नदी भी कहते हैं। तो ये भी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 9 से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 9 से 43, 945, 9 से 46, 950, क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखिएगा 9 से 43। लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, शरद कमल, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शरद कमल। दोस्तों आपको पता है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आ गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, और इसको जो इनामी राशि है कितना है, तो 25 लाख। ये पिछला दरोगा में पूछा था पीटी में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि कितना है दोस्तों, 25 लाख है, इसको याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और इसके प्रथम विजेता कौन थे दोस्तों, तो विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे, विश्वनाथन आनंद। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए क्या है, प्रश्न बन सकते हैं। और शरद कमल जो है, ये कौन सा खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से है। कौन सा खेल से है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस खेल से है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये सभी पूछता है कौन सा खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन कौन सा खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन। लक्ष्य सेन कौन सा खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। और पीवी सिंधु याद रखिएगा, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मतलब सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा सौर ऊर्जा से बिजली सप्लाई होगा। और ऐसा होने वाला पहला गांव कौन हो गया है, मोढेरा है, मोढेरा, ठीक है, बुरहानपुर, दसपारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा मोढेरा। और मोढेरा कहां पर है मेरे भाई, तो मोढेरा गुजरात में है, ठीक है। और ये बुरहानपुर क्यों चर्चा में है, तो याद रखिएगा 100% हर घर नल का जल, हर घर नल का जल पहुंचाने वाला जिला, हर घर नल का जल पहुंचाने वाला जिला कौन बन गया है, तो याद रखिएगा बुरहानपुर। दसपारा गांव, ये भारत का पहला जैव गांव है। भारत का पहला जैव गांव कौन है, तो दसपारा गांव। और ये दसपारा गांव कहाँ है सर, तो ये दसपारा गांव जो है याद रखिएगा त्रिपुरा में है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये होल अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, नानाघाट अभिलेख, एरन अभिलेख। क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, ये होल अभिलेख। कौन सा अभिलेख मेरे भाई, ये होल अभिलेख। आपको पता होना चाहिए सर कि ये होल अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है,
तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय। और ये होल अभिलेख को लिखा कौन है मेरे भाई? तो याद रखिएगा रवि कीर्ति, रवि कीर्ति इसके लेखक हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो अभिलेख होते थे चट्टानों को काटकर उसको चिकना करके काला रंग के पॉलिश करके उस पर लेख लिखवाए जाते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा हुआ लेख है होल अभिलेख, किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। याद रखिएगा, और इसी में जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? हराया था। तो ये भी पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया? तो नर्मदा नदी के तट पर। ये सब याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये शासक से संबंधित है समुद्रगुप्त। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं हरिसेन। कौन है? हरिसेन। ठीक है, याद रखिएगा। नाना घाट अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? दोस्तों अगर आप सातवाहन वंश के बारे में जानोगे, हम लोग इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो सातवाहन वंश है जिसके संस्थापक सिमुक थे, इसी में एक है सप्तकर्णी प्रथम। कौन है? सप्तकर्णी प्रथम। और सप्तकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था नागानिका। तो नागानिका ने इसको लिखवाया था नानाघाट अभिलेख को। और भूमि दान देने की परंपरा, भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत या भूमि दान देने की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख से। और एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, सती प्रथा के। तो पूछता है कि सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? तो क्या मारिएगा? एरन अभिलेख। याद रखिएगा ये सभी अभिलेख जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे आइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पूरा डिटेल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जो है, निम्न में से तांबा उत्पादक क्षेत्रों में कौन गलत है? बताना है कि इसमें से कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में क्या है? गलत है। खेतड़ी राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश, ये बेल्लारी है, बेल्लारी कर्नाटक, बांसवाड़ा गुजरात। इसमें से कौन सा गलत आपको छांटना है? ठीक है, इसमें गलत होगा, याद रखिएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा गुजरात में नहीं है, याद रखिएगा। बांसवाड़ा कहां पर है मेरे भाई? तो बांसवाड़ा जो है आपका राजस्थान में है। देखिए दोस्त, एक चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इसको जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर लिखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको भी दिमाग में रखते हुए चलना है मेरे भाई। एक चीज याद रखिएगा, राजस्थान यहाँ है और राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू। कौन है? झुंझुनू। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है, झुंझुनू और अलवार। ठीक है, और यहीं पर खेतड़ी की खान है तांबा का, याद रखिएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में खेतड़ी की खान है कौन से जगह पर? तो झुंझुनू और अलवार के जगह पर, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में याद रखिएगा बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट, और बालाघाट मध्य प्रदेश में। और यहीं पर मलाज खंड है, मलाज खंड तांबे की खान, मलाज खंड। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। ठीक है, झारखंड में सिंहभूम, ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी तांबा के लिए क्षेत्र है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और कर्नाटक में क्या हो गया? याद रखिएगा बेल्लारी जो है, बेल्लारी ये भी तांबा के लिए है। और चित्रदुर्ग जो है ये भी आपको किसके लिए फेमस है? तो तांबा के लिए फेमस है। ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा मेरे भाई, काफी प्रश्न यहां से देखने को मिल जाते हैं आपके परीक्षाओं के लिए ये सभी। अच्छा, तांबा के उत्पादन में याद रखिएगा, तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो है मध्य प्रदेश। तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा कि तांबा के भंडारण में प्रथम स्थान कौन है? तो याद रखिएगा तांबा के भंडारण में प्रथम स्थान कौन है? राजस्थान। तो ये सभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेतड़ी के बारे में पूछे गए क्वेश्चन है दरोगा में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा
विधानसभा की मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% करने की व्यवस्था की गई। 91वां, 52वां, 61वां, 86। ये दरोगा में आया हुआ प्रश्न है और बीपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है। क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता है सर, इसका आंसर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि जितना भी लोकसभा तथा विधानसभा के जो सीटें हैं उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। इसको याद रखिएगा। जैसे लोकसभा में टोटल अभी वर्तमान में कितने सीटें हैं? 543। तो 543 का 15% ही क्या हो सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ये बात कहा गया 91वां संविधान संशोधन। आइए, जो 52वां संविधान संशोधन है ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1985 में आया था। और ये किससे था? तो दल बदल से था, दल बदल। और संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित है? दल बदल से। 61वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों? कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई? 18 वर्ष। याद रखिएगा। और ये कब आया था? 1989 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। और 86वां संविधान संशोधन जो आया था 2002 में आया था। और इसमें शिक्षा को याद रखिएगा, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और याद रखिएगा, मौलिक अधिकार बनाया गया, इसको याद रखिएगा। शिक्षा को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार। इसको याद रखिएगा, शिक्षा को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। और मौलिक अधिकार बनाया गया और संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया। उस आर्टिकल का क्या नाम है? 21 का ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी संशोधन आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है सर, काफी इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा वीवीआई में। ठीक है। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। क्या होगा मेरे भाई? इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, ये होगा सी, अनुच्छेद 169। मेरे भाई, अगर किसी राज्य में विधान परिषदों को समाप्त करना है या विधान परिषद को बनाना है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 169 में। प्रक्रिया क्या है मेरे भाई? इसको भी आपको हम बता देते हैं। यदि कोई राज्य की विधानसभा ये चाहती है कि उसके राज्य से विधानसभा या तो हट जाए या उसके राज्य से विधानसभा या तो हट जाए या कि उस राज्य में विधानसभा बने, तो याद रखिएगा, यदि कोई राज्य ऐसा चाहता है कि उस राज्य से विधानसभा हटे या विधानसभा बने, तो क्या करेगा? उस राज्य का विधानसभा क्या करेगा कि अपने टोटल उपस्थित और वोट देने वाले 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव से ये प्रस्ताव पारित करेगा कि भैया हम अपने राज्य में विधान परिषद को हटाना चाहते हैं या विधान परिषद को बनाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे और संकल्प पारित करके किसके पास भेज दे? राज्यपाल के पास भेज दे। और राज्यपाल इसको कहां भेज देगा? संसद के पास। और संसद जो है, याद रखिएगा, संसद जो है साधारण बहुमत से, ये सब बातों को जो हम बोल रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, यही सब प्रश्न बनेंगे। तो संसद जो है साधारण बहुमत से नए राज्यों का मतलब संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य में, संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य में विधान परिषद बना सकती है, विधान परिषद बना सकती है या समाप्त कर सकती है, बना या समाप्त कर सकती है। तो याद रखिएगा, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी राज्य में विधानसभा और या विधान परिषद को बनाना हो या हटाना हो, उसके लिए उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगी, राज्यपाल के पास भेजेगी और राज्यपाल उसको संसद के पास भेजेगा। और संसद ही किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 169। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या गठन कौन करेगा? संसद करेगा, 169 के तहत करेगा। लेकिन उसके लिए उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगा, तब ऐसा होगा। इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विधानमंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, विधानमंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा 168 में।
और 170 में है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना मतलब स्ट्रक्चर का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 में। आपको पता है ना कि विधानमंडल जो विधानमंडल होते हैं वो दो लोगों से मिलकर बने होते हैं, तीन लोगों से। एक विधानसभा राज्यपाल और एक विधान परिषद। तो ये सब आप याद करके रखिएगा, ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपका बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध है ये, ठीक है, हीराकुंड बांध, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइएगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध होगा वो कौन सा बांध होगा? टिहरी बांध होगा। दोस्तों विश्व का सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो है, याद रखिएगा दो नदियों के संगम पर है। भागीरथी प्लस भिलंगाना नदियों के संगम पर है। कहां पर है सर? तो उत्तराखंड राज्य में है। याद रखिएगा कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ये सब याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि यहीं पर से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि वनों को कटाई हो रहा था बांध को बनाने के लिए। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुआ। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो याद रखिएगा इनके प्रणेता, देखो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट, ये याद रख लेना है, चंडी प्रसाद भट्ट। अगर ये नाम नहीं रहे तो क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब अगर उनके बाद आपको इनका भी नाम देखने को मिलेगा। और गौरा देवी महिला में एक नाम देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ये लोग वनों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों के पास जाकर चिपक जाते थे कि वन काटने से पहले हमको काटो। इसी को क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट शुरू किए थे। और उनका नाम नहीं होगा तो सुंदरलाल बहुगुणा। और महिला का नाम भी पूछता है तो क्या मारिएगा? गौरा देवी, काफी प्रचलित था। भाखड़ नांगल बांध कौन से नदी पर है दोस्त? तो सतलज नदी पर। और याद रखिएगा सतलज नदी पर है भाखड़ नांगल। और ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध कहने का मतलब है कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप के झटका भी क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो याद रखिएगा अगर पूछेगा सबसे ऊंचा तो टिहरी, और सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा दोस्त? तो हीराकुंड बांध। और ये कौन से नदी पे हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है? तो याद रखिएगा महानदी पर है। तो इतना फैक्ट को आप याद करके रखिएगा, परीक्षाओं में काम करेगा। ठीक है, आगे जो है कहता है कि इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। CuSO4 Zn है, ये Zn, ठीक है, जस्ता ZnSO4 कॉपर, NaOH प्लस ACl, NaCl H2O, H2 प्लस O2, 2H2O, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए दोस्त ये बहुत इजी है, अगर आप इसको एक बार कॉन्सेप्ट बना लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि ये जो श्रेणी रहेगा Zn जो रहेगा, जो दूसरा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पद, ये क्या करेगा? ये किसी में एक से जुड़ जाएगा और दूसरा को क्या करेगा? हटा देगा। तो देखिए Zn जो है इसका आंसर क्या होगा? ये तो ये इसमें क्या हुआ कि Zn जो है SO4 के साथ जुड़ गया और CO को बाहर भगा दिया, विस्थापित कर दिया। तो जब भी क्या होगा, इधर वाला जो है इसमें से किसी एक के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा को आउट कर देगा। इस तरीके का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए Zn ने क्या किया? SO4 के साथ जुड़ गया और CO को क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, काफी इजी में आप समझ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभिक्रिया है ये है द्विविस्थापन, या दो बार यहां पर विस्थापन हो रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
अब ये क्या होता है, द्विविस्थापन, यहाँ 2 बार विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ NaCl के साथ जुटा और HH और O, यानी कि ये और ये मिला, दो विस्थापित हुआ, और ये वाला और NaCl, तो देखो NaCl और ये वाला OH और H मिलाकर क्या बना लिया, जल बना लिया, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और यहां पर ये जो अभिक्रिया देख रहे हो, H2 और O2 मिलकर H2O बना लिया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया सर, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब 2 लोग मिलकर एक नया चीज का निर्माण करते हैं, वो होता है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए H2 और O2 मिलकर क्या बना दिया, 2H2। काफी आसान है, समझने का देरी है बॉस, ठीक है। आगे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, इसका ए होगा, ठीक है। ये द्विविस्थापन हो गया और ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों, काफी हम लोग को भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे आइए, इनमें से कौन सा जंतुओं में संचित भोजन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये है माल्टोज, इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। बस दोस्तों आपको पता है कि जब हम कुछ भी ग्लूकोज को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, तो हमारा शरीर जो भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि इमरजेंसी के लिए कुछ ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर लेते हैं। क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब, तो हमको इमरजेंसी में हमारा जो लीवर है उस ग्लूकोज को अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, ताकि जब हम फास्टिंग करते हैं, भूखा मतलब उपवास करते हैं, तो एनर्जी हम तो कुछ खाते नहीं है ज्यादा, तो वैसी स्थिति में लीवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदल के हमको एनर्जी के रूप में दे देता है। तो भगवान जी ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर को बहुत अच्छा बनाया है, ISI मार्क बनाकर भेजा है। तो इनमें से कौन सा जंतु में संचित भोजन है, ग्लाइकोजन, और यही ग्लाइकोजन हमें उपवास के समय क्या करता है, एनर्जी देता है ग्लूकोज के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों, काफी। अब ये पूछ रहा है कि पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं, तो पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं सर, स्टार्च। याद रखिएगा, पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं, स्टार्च। अगर पूछेगा कि पौधे अपने भोजन किस रूप में संचित रखते हैं, तो क्या मारिएगा, स्टार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये तो माल्टोज है, याद रखिएगा। ये भी क्या है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, डाइसैकराइड, ठीक है। आपको बताए थे, आपको एक लिस्ट बताए थे, ठीक है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के सिंगल होते हैं, सिंगल, जैसे ग्लूकोज, जैसे क्या, ग्लूकोज, इसको याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और क्या होगा, ग्लैक्टोज। इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछ देते हैं। फिर है डाइसैकराइड में क्या आ जाएगा, तो 2 मोनोसैकराइड मिलकर एक डाइसैकराइड बनाते हैं, याद रखिएगा। इधर में हो जाएगा माल्टोज, याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपका परीक्षा में आज काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। एक और होते हैं आपको पॉलीसेक्राइड, मतलब ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, तो ये भी दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन, ठीक है। फिर क्या है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ठीक है, सेलुलोज है, ठीक है। तो ये सभी आप याद करके रखिएगा, सेलुलोज है, ये सब पॉलीसेक्राइड है, याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। आगे आइए, कहता है निम्न में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ये भी काफी VVI क्वेश्चन है। किसकी, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, और ये है और रक्त किरण, ठीक है, और रक्त किरण। अब इसमें बताना है कि किसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। काफी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा एक्स किरण। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो सूक्ष्म, जो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका एक सीरीज आपको दे रहे हैं, आपके लिए बहुत काम का चीज है। विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों इधर से आप याद रखिएगा ये सीरीज को, इसी से आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर होता है गामा किरण, ठीक है, ये भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, गामा किरण, ठीक है। उसके बाद कौन सा किरण, एक्स किरण, ठीक है। और उसके बाद कौन किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर होते हैं दृश्य किरण, ठीक है, इसको आप कह सकते हो दृश्य किरण, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इधर में वाइब्ग्योर, आपको पता है ना, बैनिया पिनाला, तो इसको आप याद रखिएगा वाइब्ग्योर के संदर्भ में। और याद रखिएगा एक होते हैं सूक्ष्म तरंग, एक क्या होते हैं, सूक्ष्म तरंग, ठीक है, और एक होते हैं दीर्घ तरंग, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा सर, यही सीक्वेंस है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का। देखिए दोस्त, गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, गामा किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये कम होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम, मिनिमम कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम, ठीक है। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं आप, यानी कि इधर से बाएं से आप जैसे से दाएं जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो गामा किरण का तरंग दैर्घ्य आपको सबसे कम होगा, और दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाएगा। तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम और दीर्घ तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा सबसे ज्यादा। अब देखिए इसका जो ऊर्जा होगा, यानी कि इसका जो ऊर्जा होगा गामा किरण का, ये सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो ऊर्जा भी क्या होगा, घटते जाएगा। तो इसका ऊर्जा क्या होगा, मैक्सिमम, यानी गामा किरण की ऊर्जा क्या होगा, मैक्सिमम, और दीर्घ तरंगों का ऊर्जा क्या होगा, मिनिमम, यानी सबसे कम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा गामा किरण की ऊर्जा सबसे मैक्सिमम, तो गामा किरण का ऊर्जा सबसे ज्यादा, और बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या हो रहा है, ऊर्जा कम हो रहा है। तो उस गामा किरण के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा, इसका एक्स किरण का, उसके बाद किसका, पराबैंगनी किरण का। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, किसकी ऊर्जा अधिकतम है। तो याद रखिएगा इस सब का तो ऐसे ही कम हो जाएगा, तो सबसे अधिक ऊर्जा, चूंकि गामा किरण दिया नहीं है तो सबसे अधिक ऊर्जा किसका हो जाएगा, एक्स किरण का, चूंकि गामा रहता तो गामा का होता। ये सीक्वेंस सर जी याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आपको इससे क्वेश्चन दिखाई दे देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पर होगा, यहां पर एक और होगा औरक्त तरंग, औरक्त तरंग, यानी कि दृश्य किरण के बाद एक और होगा औरक्त तरंग। याद रखिएगा ये सीक्वेंस है, आपको याद कर लेना होगा कि गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। गामा किरण की ऊर्जा सबसे अधिकतम और आपको दीर्घ तरंगों की जो होगा ऊर्जा सबसे कम। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कहता है किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्रपात के रूप में गिरा। तो याद रखिएगा किसने कहा था, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ये काफी ही इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न भी है। दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो बंगाल विभाजन के बारे में काफी डीपली आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि फिर से हम लोग उसका मास्टर वीडियो बनाकर आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर लाएं ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। और याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, याद रखिएगा करजन की तुलना औरंगजेब से किए थे, करजन की तुलना औरंगजेब से किए थे। करजन जो गवर्नर जनरल था, करजन की तुलना किससे किए थे, औरंगजेब से किए थे, तो याद रखिएगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक दो पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा, बंगाली पत्रिका याद रखिएगा, और नेशन इन मेकिंग, और नेशन इन मेकिंग, ये काफी पसंदीदा है बिहार के एग्जामों के लिए, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सबसे तेज बनने वाली विटामिन कौन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, क्या होगा दोस्तों, सबसे तेज बनने वाली जो विटामिन है याद रखिएगा विटामिन डी है। याद रखिएगा आपको पता है सर कि विटामिन जो डी है, विटामिन जो डी है इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन। और हमारे चमड़ा में याद रखिएगा हमारा खासियत होता है
ये विटामिन डी को हमारे शरीर के लिए यूजफुल बना देता है। तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चों में एक रिकेट्स बीमारी हो जाता है, रिकेट्स, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं। तो सूखा रोग जो होता है वो कौन से विटामिन से कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। और बड़ों में और वयस्क में, बड़ों में कौन सा बीमारी विटामिन डी के कारण से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा, ये सभी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा दोस्त। अब ये जो है विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा रतौंधी। रात में एकदम काम दिमाग करना क्या होता है? आंख काम करना बंद कर देता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यानी कि दिन में सारा काम ही लोग करते हैं, रात में एकदम घरे बैठ जाते हैं, भैया कुछ दिखाई नहीं देता है। याद रखिएगा रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और एक याद रखिएगा सचिवालय सहायक में क्वेश्चन आया था, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया जो बीमारी है वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, सभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी किसकी कमी से? ए। अच्छा, ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि आपको संक्रमण से बचाता है। तो याद रखिएगा संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। और विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा? याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि गिद्ध है, ये गिद्ध है, गिद्ध संरक्षण योजना कब शुरू हुआ? इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं 2006, 1973, 1992, 2008। क्या होगा इसका आंसर? याद रखिएगा गिद्ध संरक्षण योजना जो है 2006 में शुरू हुआ। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था मेरे भाई? टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। एलिफेंट हाथी परियोजना कब आया था दोस्तों? हाथी परियोजना आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2008 में। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2009 को, ठीक है। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, कब घोषित किया गया? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस तरीके से 25 क्वेश्चन का हमने क्या किया? आपके सामने एक्सप्लेनेशन लाए, आपको डिटेल में समझाने के प्रयास किए। दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। काफी अच्छा लगेगा हम लोग को भी, ताकि और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला सकते हैं। दोस्तों अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट।